चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। टू चार्ज प्लेस इन एयर रिपेल ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ 10⁻⁻⁴ न्यूटन। When oil is introduced between the charges, the force on the charge becomes 2.5 into 10⁻⁻⁵ Newton. The dielectric constant of oil is। पहला लाइन पढ़ते हैं। पहला लाइन में क्या रखा है, क्या कह रहा है? सोल्यूशन देखिए कि दो चार्जेस हैं। लेट्स सपोज एक चार्ज Q1 है, एक हमारा Q2 है। ठीक है, लेट्स सपोज इनके बीच का डिस्टेंस R है और यहाँ पर भी मीडियम कौन सा है? एयर। ठीक है, एयर में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जब मीडियम हमारा एयर रहता है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2/r²। और हम लोग K के जगह पर क्या लिखते हैं? 1/4। K के जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं? K के जगह पर हम लोग लिखते हैं 1/4πε0। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट कब लिखते हैं? जब मीडियम एयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2/4πε0r²। ये हम कब यूज करते हैं? जब मीडियम एयर होता है या फिर वैक्यूम रहता है। ठीक है, ये कितना दे रखा है हमारा? 10⁻⁻⁴ न्यूटन दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या देखा है? टू चार्ज प्लेस इन एयर रिपेल ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ 10⁻⁻⁴ न्यूटन। ठीक है, ये आपका हो गया एयर में। अब हम यही Q1 और Q2 को सेम डिस्टेंस R पे किसी मीडियम में रखते हैं। यहाँ पे मीडियम क्वेश्चन में दे रखा है हमारा ऑयल। ठीक है, ऑयल में रखते हैं तो जो फोर्स Q1 Q2 पे एयर मीडियम में लगा पा रहा था वो Q1 Q2 पे जब ऑयल मीडियम होगा तो उतना फोर्स नहीं लगा पाएगा। क्यों नहीं लगा पाएगा? क्योंकि यहाँ पे कोई जो ये फोर्स लगाएगा Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा इसको रोकने के लिए कोई नहीं है। बीच में एयर है, वैक्यूम है। एयर को हम लोग वैक्यूम कंसीडर करके चलते हैं। यहाँ पे कोई इसको Q1 को Q2 पर फोर्स लगाने से कोई नहीं रोक रहा। लेकिन यहाँ पे बीच में ऑयल आ गया है जो कि Q1 जब Q2 पर फोर्स लगाएगा तो इसके फोर्स को कुछ कम कर देगा। कैसे कम कर देगा? क्योंकि बीच में ऑयल आ गया। ऑयल आने की वजह से जितना फोर्स Q1 Q2 पर लगा सकता था उतना वो नहीं लगा पाएगा। सेम उसी तरीके से Q2 Q1 पर जितना फोर्स एयर में लगा पा रहा था उतना मीडियम जब ऑयल है तो Q2 Q1 पर उतना फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा इससे कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फोर्स इन मीडियम m है। फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा? K Q1 Q2/r²। यहाँ पे हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे Q1 Q2/4π। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, एप्सिलॉन m लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे मीडियम आ गया, और r² लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीडियम एयर था। यहाँ पे मीडियम हमारा ऑयल है, इसलिए हम लोग एप्सिलॉन m लिखे हैं। अब आपको एक और चीज़ याद होगा जो सर ने बताया था, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी ये क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। इसी को हम लोग बोलते हैं घुमा के यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और यही हमें क्वेश्चन में निकालना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल। ठीक है, जो यहाँ पे हम लोग का एप्सिलॉन m है इसे हम और क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन m को हम लिख सकते हैं, एप्सिलॉन m को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट इंटू घुमा के यहाँ से लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब इसको इस फार्मूले में लिख दीजिए Q1 Q2/4π। एप्सिलॉन m की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन m की जगह पर लिखेंगे
एप्सिलॉन नॉट इंटू घुमा के एप्सिलॉन नॉट घुमा के आर स्क्वायर। आप इसे देखें और इसे देखें, ये फोर्स इन एयर है, फोर्स इन मीडियम, ये क्या हमारा आ गया फोर्स इन मीडियम। आप सिर्फ इतना को देखिए, एक मिनट दूसरा मार्कर मैं ले लेता हूँ, आप इसे देखिए, इतने वाले पार्ट को देखिए, इस वाले पार्ट को देखिए, आपको कुछ दिख रहा है? फोर्स इन जो हमारा, फोर्स इन एयर जो हमारा है, क्या है हमारा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही है ना। फोर्स इन एयर Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए आप Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे से फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई घुमा के यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग क्या दे रखा है, व्हेन ऑयल इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द चार्जेस द फोर्स ऑन द चार्ज बिकम 2.5 × 10⁻⁵ न्यूटन। मीडियम में फोर्स हम लोग का दिया हुआ है, जब ऑयल मीडियम जब डाला गया तो फोर्स हम लोग का दिया हुआ है 2.5 × 10⁻⁵ इक्वल टू फोर्स इन एयर हम लोग का कितना दिया हुआ है 10⁻⁴ दे रखा है, ठीक है, 10⁻⁴ दे रखा है, डिवाइडेड बाई घुमा के क्या है यहाँ पे हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, इस घुमा के को हम इस तरफ लेके आ जाएंगे, ठीक है, और इस वाले टर्म को नीचे लेके आ जाएंगे, तो इधर आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2.5 × 10⁻⁵, ठीक है। अब 2.5 × 10⁻⁵ इक्वल टू 10⁻⁴ बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था, ठीक है। वो क्या हुआ था कि कैमरा बीच में बंद हो गया था, जिसके वजह से मैं नीचे कंटिन्यू नहीं कर पाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैं इसको इस तरह भेज दूंगा और ये वाले पार्ट को मैं यहाँ नीचे लेके आ जाऊँगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2.5 × 10⁻⁵, ठीक है। अब इस क्या करेंगे 10⁻⁵ को ऊपर भेज देंगे, ठीक है। तो 10⁻⁴ × 10⁻⁵ बाई 2.5, बेस से मैं पावर जोड़ देंगे, क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ 10 बचेगा, नीचे कितना हो नीचे क्या है 2.5। आप यहाँ 2.5 से 10 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर डेसिमल के साथ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 100, और नीचे में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 25, ठीक। 25 से 100 को आप डिवाइड कीजिए, यह आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी घुमा के कितना आ जाएगा 4, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आई गेस अपना डी था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास एंड चार्ज Q are placed at a distance of 16 centimeter. They do not experience any force. The value of Q by m is, ठीक है। दो पार्टिकल है जिनका मास सेम है और जिनके पास चार्ज भी सेम है Q, ठीक है। सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। 2 पार्टिकल्स है, लेट्स सपोज ये पार्टिकल्स है जिनका चार्ज Q है, मास m है, यहाँ पर भी चार्ज Q है और मास सेम है। लेट्स सपोज ये डिस्टेंस r पे है, हालांकि दे रखा है डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। आप 16 सेंटीमीटर लेके भी सॉल्व करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 16 सेंटीमीटर ये कट जाएंगे, ठीक है। तो लिखने से बढ़िया है एक टर्म को r² कीजिएगा, 16 को r² कीजिए, 16 को स्क्वायर कीजिएगा,
इससे बढ़िया है आप सीधा आर लीजिए, आर लेकर भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं जिन पे चार्ज Q है, मास M है दोनों पे, लेकिन इनमें कोई फोर्स नहीं लग रहा। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? दोनों अगर Q चार्ज हैं, सेम नेचर के चार्ज हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन में दे रखा है दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, बट उन पर कोई ऐसा लग रहा है कि कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। ये दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि इनमें कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा इन पे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है कि इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो। जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा हो उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, इसीलिए कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सेम नेचर के चार्ज हैं, क्यों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हम ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। तो ये इसको अंदर की तरफ करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और ये वापस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से दूर जाना चाहेंगे। तो एक दूसरे को जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, तभी इनमें कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। एक बार और बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेंगे, चार्ज Q है, दोनों का नेचर सेम है, रिपल्सिव फोर्स लगेंगे। ठीक है और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होते हैं, तो ये इन दोनों का अट्रैक्टिव लगेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा दोनों के बीच में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव लगेंगे। दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, इसीलिए कोई फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। तो दोनों फोर्स को हम लोग यहाँ पर सिंपली इक्वेट कर देंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? G m1 m2। यहाँ पर तो m1 m2 नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों मास m ही है, तो सीधा हम लोग m स्क्वायर लिखेंगे, Gm² बाई R स्क्वायर इक्वल टू K। Q1 Q2 भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि दोनों जगह चार्ज सेम है, Q सेम है, तो Q स्क्वायर सीधा लिखेंगे बाई R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर यहाँ पर सीधा कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर 16 लिखा नहीं था। आप ऐसे भी 16 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, 16 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे वापस आपको कट करना होता, इसलिए मैंने सीधा R लेकर ही किया है। ठीक है, अब यहाँ पे Gm² इक्वल टू KQ स्क्वायर। ठीक है, आप m स्क्वायर इधर लेके आ जाइए और k को इधर लेके आ जाइए, G/K इक्वल टू Q स्क्वायर बाई m स्क्वायर। ठीक है, अब Q स्क्वायर बाई m स्क्वायर आपका G/K हो गया। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Q/m का स्क्वायर इक्वल टू G/K, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, आप इस स्क्वायर को इस तरह भेजेंगे तो ये रूट बन जाएगा, Q/m इक्वल टू रूट अंडर G/K, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, K का वैल्यू लिखिए, K का वैल्यू लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा Q/m इक्वल टू रूट अंडर G, सॉरी नीचे आपको शायद दिखता नहीं है, एक मिनट मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पे, Q/m इक्वल टू रूट अंडर G/K का वैल्यू क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, आप इसे सोल्व करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट G, ये आपका आंसर हो जाएगा। नीचे 1 बचेगा, 1 का कोई मतलब है नहीं, तो ये Q/m आपका हो जाएगा रूट अंडर 4 एप्सिलॉन नॉट G, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तभी इनमें कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। दोनों फोर्स को इक्वेट कर देंगे, सोल्व कर लेंगे, सीधा आपको आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। द चार्ज ऑन टू स्फीयर आर प्लस माइक्रोकूलम एंड प्लस 7 माइक्रोकूलम एंड minus 5 microcoulomb respectively. They experience a force F. If each of them is given additional charge of minus 2 microcoulomb, the new force of attraction will be. ठीक है,
देखिए स्टार्टिंग में कितना दे रखा है, +7 माइक्रोकूलम एक चार्ज है आपका, ठीक है। एक और आपका चार्ज दे रखा है -5 माइक्रोकूलम दे रखा है। लेट्स सपोज दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमारा वो r है, ठीक है। द एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स F फोर्स दे रखा है, कितना होगा F, ये K Q1 Q2 बाई r², जो कि कितना आ जाएगा 35 K r²। ये हमारा पहले से दिया हुआ है। अब बोल रहा है क्या कि इस पे -2 कूलम चार्ज देते हैं, ठीक है। ये जो हमारा फोर्स था, ये जो हमारा चार्ज था 7 माइक्रोकूलम +7 माइक्रोकूलम, इस पे हम लोग चार्ज दिए कितना, -2 माइक्रोकूलम चार्ज दिए, ठीक है। इस पे चार्ज पहले था कितना, -5 माइक्रोकूलम, इस पे हम लोग चार्ज कितना दे दिए, -2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम। इस पे अब नेट चार्ज कितना बच जाएगा, इस पे +5 माइक्रोकूलम। इस पे कितना चार्ज आ जाएगा हमारा, -5 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम -7 माइक्रोकूलम, ठीक है। अभी भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। अब यहाँ पर नया फोर्स निकालते हैं, पहले में तो फोर्स इतना आया, ठीक है। अब हम लोग F' निकालते हैं। F' हमारा कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 बाई r²। यहाँ पर हम लोग माइनस नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। 7, ठीक है। ये हमारा कितना आ जाएगा 35 K r²। ये क्या, F1' और F दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी F के ही बराबर होगा। जो पहले लग रहा था फोर्स वही बाद में भी फोर्स लगेगा। जब हम लोग -2 माइक्रोकूलम दे देंगे उसके बाद भी कितना फोर्स लगेगा, F ही फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इस पर जब हम लोगों ने -2 माइक्रोकूलम चार्ज दिया तो ये नेट चार्ज इस पर कितना आ गया, +5 माइक्रोकूलम। और जब हम लोगों ने -5 माइक्रोकूलम पे -2 माइक्रोकूलम चार्ज दिया तो नेट चार्ज हो गया -7 माइक्रोकूलम। अब वापस से इनका हम लोग फोर्स निकालेंगे तो जब Q1 Q2 करेंगे तो वापस 35 K r² ही आएगा, ठीक है। Q1 Q2 करेंगे तो, ठीक है। तो ये हमारा F जो पहले आया था और F' जो बाद में आया, दोनों इक्वल है, इसका मतलब दोनों पे फोर्स F ही लगेगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सॉरी, मैंने माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज नहीं किया है। अगर आप कूलम में चेंज करके भी करते हैं तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, F और F' दोनों इक्वल ही आएंगे, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 2 पॉजिटिव आयंस each carrying a charge Q are separated by a distance d. If F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be। ठीक है, इसे समझने के लिए ना पहले एक आप एग्जांपल समझिए कि ये कोई एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। आप इसे अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आप अगर इसे अच्छे से समझिएगा ना ये क्वेश्चन इजीली आपसे हो जाएगा, आपको ज़्यादा सही प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर इसका सोल्यूशन आप कहीं पर भी देखेंगे ना, सोल्यूशन बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ ऐसे बातें हैं जो आप सोचेगा कि ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों किया, आप यहाँ पे समझ जाइएगा तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जैसे ये देखिए एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है। अब मुझे इसे आयन बनाना है, कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव आयन बनाना है। इसमें से हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर ले, सपोज कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, ठीक है। अब इस एटम पे कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ये तो जैसे वैसे रह जाएंगे। यहाँ पे 2 प्रोटॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल गए। यहाँ से अगर जब 2 इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर निकल गए इस एटम में से, तो ये एटम क्या बन गया, अब ये एटम बन गया पॉजिटिव आयन बन गया। अब ये पॉजिटिव आयंस बन गए, क्यों बन गए, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन तो ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल गए, ये पॉजिटिव आयंस हो गए, ठीक है। अब पॉजिटिव आयंस हो गए, आप बताइए अब कि इस पर अब चार्ज कितना हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर यहाँ पे चार्ज
आएंगे इस पॉजिटिव आयंस पे, चार्ज कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो क्वेश्चन में इसे क्या कह रहा है, क्यू कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे जो चार्ज आएंगे ना, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन अभी छोड़िए, आप यहाँ पे आप समझिए, इस पर भी चार्ज कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। चार्ज कितना आ जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाला, 2, एक का कितना होता है 1.6 10⁻⁻19, ठीक है। इस पर टोटल कितना आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना इस पर चार्ज आ गया, ठीक है। अगर ठीक है, आप ये आप समझिए, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपको पता नहीं रहता, कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, आपसे पूछता कि चार्ज इस पे एक पॉजिटिव आयन है जिस पे चार्ज इतना दिया हुआ है, आप बताइए कि इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा, आप निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूले में। यहाँ पर आपको क्यू दिया हुआ है, क्यू पुट कर देते हैं, एन इक्वल कर देते हैं, यहाँ पे एन निकालना था, ठीक है। यहाँ पर आपको एन पूछता, तो अगर उस तरीके से पूछता तो, जो कि सेम क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है, चार्ज दे दिया है और पूछ रहा है क्या कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर निकले होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले इस तरीके से बताया आपको कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ये पॉजिटिव आयन बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर चार्ज आ गए, ठीक है। अगर सीधा चार्ज दिया हुआ रहता, अब पूछता कि इलेक्ट्रॉन्स कितने बाहर निकल गए, इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, Q इज इक्वल टू एन ही करते हैं। Q आपको दिया हुआ है ही, एन आपको निकालना होता, आपका एन यहाँ पे 2 निकल जाता, ठीक है। सेम इस तरीके से आप अब इस क्वेश्चन में देखिए, 2 पॉजिटिव आयंस है, ईच कैरिंग अ चार्ज Q, 2 पॉजिटिव आयंस है, दोनों पे चार्ज Q है, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D, डिस्टेंस से दोनों को सेपरेट किया गया है, ठीक है। F इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयंस, F फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव आयंस हैं, पॉजिटिव रिपेल करेंगे, क्या हो जाएगा K, दोनों पे Q चार्ज है तो Q² बाई D², ठीक है। क्या गया सेपरेशन, इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन इसमें से मिसिंग है हम लोगों से वो पूछ रहा है, फोर्स इतना लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे F इज इक्वल टू, आप क्या कीजिए K, Q की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू होता है NE, आप यहाँ पे Q की जगह पे NE लिखिए, NE का होल स्क्वायर बाई D², ठीक है। फोर्स कितना लग रहा है वो हो गया, ये पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है, पॉजिटिव आयंस के बीच में इतना फोर्स लग रहा है। अब पूछ रहा है कि इन आयंस में से कितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू एन ही लिख दे यहाँ पे, ये D को इधर लेके आ जाएंगे, FD फोर्स इंटू दोनों के बीच के, दोनों आयंस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू K NE²E²। आप हमें एन ही निकालना है, नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन निकालना है, एन निकालना है हमें, तो एन को एक तरफ कर लीजिए, FD², और जो ये E² है इसे नीचे लेके आ जाइए, E², एन क्या हो जाएगा √FD² E², ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, शायद यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, K भी नीचे आएगा, यहाँ पे K और E² दोनों नीचे आएंगे इस तरफ, ये FD² इज इक्वल टू K N का स्क्वायर E का स्क्वायर, मैंने N को एक साइड में कर लिया इस तरफ, और K और E² को नीचे लेके आ गया, N² था, स्क्वायर को इस तरफ मैंने भेजा तो ये रूट बन गया, FD² K E², ये हो गया। इसे मैं थोड़ा सा दूर करके लिख देता हूँ, या सीधा यहाँ पे आप लिखिए, आप सीधा यहाँ पे लिखिए, N का स्क्वायर इक्वल टू FD² बाई KE²। अब यहाँ पे N हो जाएगा आपका रूट अंडर हो जाएगा FD² KE², ठीक है।
अब आप k की वैल्यू सीधा पुट कर दीजिए, तो एफ डी स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर ई स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 4 एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर सी। आप समझिए कि मैंने ये चीज़ें यहाँ पे क्यों बताई। मैंने ये चीज़ें आपको यहाँ पे इसलिए बताई क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आयन का जिक्र हुआ है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि पॉजिटिव आयन बनेंगे कैसे। बनेंगे ऐसे कि मान लीजिए कि कोई एक न्यूट्रल एटम है यहाँ पे जिसमें 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन है, तब तो ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये तो पॉजिटिव आयंस बन गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स ज़्यादा आ गए, ठीक है। 2 प्रोटॉन्स ज़्यादा होने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। कितना चार्ज आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं उसके वजह से। Q इजिकल टू एन ई करेंगे, चार्ज हमको निकालना है यहाँ पे, तो चार्ज क्या हो जाएगा? Q इजिकल टू एन ई। एन कितना है? एन क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले हैं, क्योंकि जो बाहर निकले जब तक तो अंदर थे, जब तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बाहर से इक्वल थे तब तो ये न्यूट्रल था। अब ये पॉजिटिव आयन बन गया, अब इस पर चार्ज आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर यहाँ इस पर चार्ज आ जाएंगे पॉजिटिव आयन पे। तो Q इजिकल टू एन ई करेंगे, एन की जगह पर 2 लिखेंगे और E का वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चार्ज निकालने क्या 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की वजह से 3.2 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। यहाँ पे तो इस तरीके से हम लोग निकाल लें कि पॉजिटिव आयंस पे इतना चार्ज है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे एक पॉजिटिव कोई आयंस दिया हुआ रहता, ठीक है, कोई पॉजिटिव आयंस आपको दिया हुआ रहता और इस पे आपको चार्ज पता रहता 3.2 × 10⁻19 कूलम। एक पॉजिटिव आयन आपको ये आप छोड़िए, आप अब एक अदर केस देखिए कि एक आपको पॉजिटिव आयन दिया हुआ है जिस पर चार्ज इतना है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसे पॉजिटिव आयन बनाने के लिए इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला होगा, ठीक है। अब ऐसा आपसे पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा, फिर Q इजिकल टू एन ई कीजिएगा, ठीक है। Q आपको दिया हुआ है ये 3.2 × 10⁻19 कूलम दिया हुआ है आपको, इज इक्वल टू एन ई, हम लोग को एन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है जिसके वजह से पॉजिटिव आयन ही बना है, और ई इस तरफ का इस तरफ आ जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। इससे आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो आपका एन इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, समझे। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है, जो कि इस केस में देखिए इसका जस्ट मैंने अपोजिट ये किया था, इसका अपोजिट ये है। यहाँ से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले थे जिसके वजह से पॉजिटिव आयंस बने थे, ठीक है। सेम उसी तरीके से जो ये पॉजिटिव आयंस बने थे इनके बीच में ये फोर्स था। यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन बने हैं ना, उसी का पूछ रहा है कि जो पॉजिटिव आयन जो बने हैं जिनमें जो फोर्स लग रहा है, उस जो पॉजिटिव आयंस हैं उनके कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे। तो F इजिकल टू k² कर दिया मैंने, और F इजिकल टू Q की जगह मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, NE कर दिया। NE क्यों कर दिया? क्योंकि जैसा यहाँ पे हम लोग को Q पता था और N निकालना था कि कितना इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला है जिसके वजह से चार्ज इतना आया है, उसी तरीके से यहाँ पे मैंने Q की जगह पे NE लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भी निकले हैं जिसके वजह से यहाँ पे ये पॉजिटिव आयंस बने हैं। तो इसलिए मैंने Q की जगह पे NE लिखा, NE का स्क्वायर किया क्योंकि ये Q² था, और यहाँ से मैंने N को कैलकुलेट किया, और ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप कि मैंने समझाया है, इस तरीके से समझाया हुआ शायद ही आपको कहीं पे मिलेगा, क्योंकि मे भी हो सकता है मैं थोड़ा बहुत फंबल किया हूँ बोलते समय, तो थोड़ा बहुत आपको समझने में प्रॉब्लम हो, बट मैं एग्जैक्ट जो एक्चुअल चीज़ है मैंने वो समझाया है, और शायद ही कहीं पे आपको इस तरीके से एग्जाम्पल लेके बताया गया होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ, DPP 3 हमारा कंप्लीट हुआ। और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो टेस्ट की वीडियो आएगी, जो टेस्ट हुआ था, एक माइनर सा टेस्ट हुआ था, उसका जो फिजिक्स का क्वेश्चन है, शायद
कोई 12 या 15 क्वेश्चन हैं। तो उसका अगला वीडियो एक टेस्ट का आएगा, जिसमें मैं फिजिक्स का क्वेश्चन जितने भी 12-15 जितने भी आ रखे हैं उसमें वो मैं डिस्कस करूँगा। एंड देन उसके बाद DPP4 का आपका सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में एक कमेंट था कि टेस्ट का भी एक फिजिक्स का सॉल्यूशन वीडियो डालिए। तो इसके बाद आपको टेस्ट का मिलेगा, फिजिक्स का सोल्व किया हुआ। ठीक है, तब तक आप DPP3 को देखिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ताकि मुझे भी पता चले जो मेहनत हम कर रहे हैं सही डायरेक्शन में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो आप कमेंट भी कीजिएगा जिससे हमें पता भी चले। ठीक है, फिर अब टेस्ट की वीडियो में मिलते हैं सीधा।